नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर साइंस धर्म सिंह साइंस के अंतर्गत। मैं धर्म सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसरो का एक और विश्व रिकॉर्ड जो होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत ने एक बार फिर हम कह सकते हैं कि तिरंगा झंडा जो है वो अंतरिक्ष के अंतर्गत फहरा दिया है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? इस क्लास के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारत के द्वारा लॉन्च किए गए, कौन से मिशन की? भारत के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोबा थर्ड जो मिशन होता है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये मिशन जो है ये कल 4 दिसंबर को लॉन्च होने वाला था। 4 दिसंबर के अंतर्गत 4 दिसंबर 2024 को 4:08 के ऊपर ये मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला था। हालांकि हुआ क्या कि जब मिशन को लॉन्च किया जा रहा था और उस समय जब मिशन की अंतिम यानी कि फाइनल जब टेस्टिंग हो रही थी, उस समय कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिली जिसके कारण पूरा मिशन जो है वो बर्बाद या तबाह हो सकता था। उससे बचने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना उचित समझा। तो फिर अंततः ये मिशन जो है आज 5 दिसंबर 2024 को 4:12 के ऊपर अंततः क्या कर दिया गया है? लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये प्रोबा 3 मिशन जो है, ये प्रोबा थर्ड जो मिशन है, ये भारत का मिशन नहीं है। प्रोबा थर्ड जो मिशन है ये ESA, प्रोबा थर्ड जो है ये किसका है? प्रोबा थर्ड जो मिशन है ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट के अंतर्गत नाम दे देते हैं ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका शॉर्ट के अंतर्गत नाम क्या है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इसका एक मिशन है और इस मिशन को भारत के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि भारत जो है वो अभी स्पेस के मामले के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत कितने अग्रणी देशों के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। अब बात ये आती है कि इस मिशन को लॉन्च क्यों किया गया? तो मिशन को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? सौर अनुसंधान और अंतरिक्ष मौसम जो है इसकी जानकारी या इसकी समझ को क्या करना? विकसित करना। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इस मिशन को हमने जो लॉन्च किया है, इस मिशन को लॉन्च करने का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था? विशेषकर इसका उद्देश्य है कि सूर्य का जो बाहरी भाग है, जो कि सबसे गर्म भाग होता है, जिसे आप नाम देते हो कोरोना, उस कोरोना के बारे में क्या करना? जानकारी प्राप्त करना। तो इसका उद्देश्य जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य रखा गया है सौर अनुसंधान, इसका उद्देश्य रखा गया है सौर अनुसंधान और अंतरिक्ष मौसम, सौर अनुसंधान और अंतरिक्ष मौसम जो है उसकी जानकारी या उसकी समझ जो है उसको क्या करना? विकसित करना। अंतरिक्ष मौसम की समझ को क्या करना? मौसम की समझ को विकसित करना। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भाई ये उद्देश्य क्यों है, क्यों छोड़ा गया है? समझ को क्या करना? विकसित करना। बाकी फिर सीधी फैक्चुअल जो बातें होती हैं, फैक्चुअल जो है कि भाई कैसे लॉन्च किया गया है, किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, ये सब चीजें बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सौर अनुसंधान। अब सौर अनुसंधान में हम बात करें तो यहां पे बात आती है सौर अनुसंधान के अंतर्गत क्या होगा? तो सौर अनुसंधान के होगा सूर्य का जो बाहरी भाग है, सौर अनुसंधान में क्या होगा? सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य का बाहरी भाग जिसको क्या नाम दिया जाता है? भाग जिसे कोरोना कहते हैं। इस कोरोना का क्या करना? अध्ययन करना। कोरोना का अध्ययन हम वैसे क्यों नहीं कर सकते? इस मिशन या इस उपग्रह प्रोबा 3 की सहायता से ही क्या क्यों किया जाएगा? तो उसका भी एक रीजन है। कोरोना जो है, ये कोरोना जो है बहुत ही गर्म भाग होता है। तो गर्म भाग होने के कारण कितना गर्म होता है? तो कोरोना के ताप की भी हम बात कर लेते हैं कि कोरोना का तापमान कितना होता है। तो इसका तापमान होता है 2 मिलियन फ़ारेनहाइट। कितना है इसका तापमान? 2 मिलियन फ़ारेनहाइट है। अब आप यहां से एक अनुमान लगा सकते हो कि 2 मिलियन फ़ारेनहाइट के
जो तापमान है उस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए यदि हम किसी भी चीज को उसके पास भेजते हैं तो वो वहां तक पहुंचना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो इतने तापमान के कारण वो चीज पहले से ही पिघल कर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली इस कोरोना वाले भाग का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है? तो इसका अध्ययन करना जरूरी क्यों है, तो कोरोना का अध्ययन क्यों किया जाता है उसकी भी बात करते हैं। कोरोना का अध्ययन क्यों किया जाता है उसकी भी बात करते हैं थोड़ी सी। कोरोना का अध्ययन क्यों करते हैं? तो कोरोना का अध्ययन जरूरी क्यों होता है, इसके लिए ध्यान रखना कि कोरोना की सहायता से, या हम ये कहें कि सूर्य के अंतर्गत जो सौर हवाएं चलती हैं, सौर विंड जो होती है, क्या होती है, सौर हवाएं जो होती है, या सौर तापमान जो होता है, सौर हवाएं, या हम कह सकते हैं कि सूर्य के अंतर्गत कौन होता है, सूर्य का जो सौर तापमान होता है, या इस भाग का जो तापमान वो है वो इतना ज्यादा क्यों है, या फिर हम कहें कि सौर तूफान जो होंगे, सौर तूफान, या फिर हम कहें कि यहां पर जो सौर कण पाए जाते हैं, ये सौर कण जो होते हैं, इन सब का कारण क्या है, इन सब के उत्पन्न होने का जो कारण है वो कौन होता है, कोरोना होता है। सौर कण उत्पन्न होने का जो कारण है वो कौन है, इसके उत्पन्न होने का कारण कौन है, कोरोना है। तो इसलिए कोरोना का अध्ययन करना क्या होता है, जरूरी होता है। और कोरोना का अध्ययन केवल उस समय कर सकते हैं जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो सूर्य ग्रहण के समय ही इसका क्या किया जा सकता है, अध्ययन कर सकते हैं। केवल किस समय कर सकते हैं इसका अध्ययन, सूर्य ग्रहण के समय ही इसका क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय ही इसका अध्ययन क्या है, संभव है। अब आप कहते हो कि सर सौर ग्रहण तो वैसे भी होते हैं, तो हम वहां पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कितने होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अगर सौर ग्रहण की मैं बात करूं तो औसतन जो सूर्य ग्रहण होते हैं प्रति वर्ष वो लगभग 15 सूर्य ग्रहण होते हैं, लगभग 15 सूर्य ग्रहण होते हैं। और इन 15 सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों को इस कोरोना का अध्ययन करने के लिए केवल 10 मिनट का क्या मिलता है, समय मिलता है। औसतन बात कर रहा हूं मैं। कभी आप सोचो तो औसतन क्या होता है, औसतन होते हैं लगभग 15 सूर्य ग्रहण। औसतन कितने हैं, 15 सूर्य ग्रहण प्रति वर्ष। औसतन 15 सूर्य ग्रहण प्रति वर्ष होते हैं, जिसमें समय कितना मिलता है प्रति वर्ष। तो इसमें अध्ययन का समय कितना मिलता है, तो इसमें अध्ययन का समय मिलता है औसतन 10 मिनट। अध्ययन का समय कितना मिलता है, इसमें अध्ययन का समय मिलता है लगभग 10 मिनट का इसमें समय मिलता है। तो आप सोचिए 10 मिनट के अंतर्गत वैज्ञानिक जो है वो इसका अध्ययन कैसे कर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने, यानी कि ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, उसने एक ऐसा उपग्रह, एक ऐसा सैटेलाइट, या फिर कहें कि एक ऐसा मिशन तैयार किया है जिसकी सहायता से हम कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण कर सकते हैं। और उस कृत्रिम सूर्य ग्रहण के द्वारा वैज्ञानिकों को इस कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग कितना समय मिल जाएगा, लगभग 6 घंटे तक का समय मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रोबा 3 की सहायता से हम क्या करेंगे, अब प्रोबा 3 क्या करता है, प्रोबा 3 क्या करेगा, तो प्रोबा 3 जो है ये क्या करेगा, प्रोबा 3 जो है ये करेगा एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण। क्या करेगा, ये कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण करेगा। यानी कि ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ये क्या करता है, ये एक ऐसा माहौल, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वातावरण जो है वो तैयार कर देगा जिससे हमें लगेगा कि क्या हो गया है, सूर्य ग्रहण हो गया। लेकिन वो कैसा होगा, वो आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण होगा। और इस कृत्रिम सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना के अध्ययन करने का जो वैज्ञानिकों को समय मिलेगा, कोरोना के जो अध्ययन का समय होगा वो कितना होगा, तो कोरोना के अध्ययन का समय जो होगा, इस समय वो क्या होगा, वो लगभग होगा 6 घंटे का। लगभग कितना मिल जाएगा, वो 6 घंटे का जो समय है वो वैज्ञानिकों को मिल जाएगा। तो वैज्ञानिक आराम से इसका क्या कर सकते हैं, कोरोना के बाहरी भाग का क्या कर सकते हैं, अध्ययन किया है, इसकी सहायता से हम किया जा सकता है। ये जो मिशन होगा, इस मिशन को एक नाम दिया जाता है इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन, IOD के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये मिशन जो है, इसका अन्य नाम जो होता है, ये आप कह सकते हो कि इस मिशन को जो अंतरिक्ष एजेंसी ने नाम दिया है वो किस नाम से जाना जाता है। तो प्रोबा 3 जो है वो क्या है, एक प्रोबा 3 जो है वो क्या है, एक इन ऑर्बिट
क्या है, प्रोबा थर्ड जो है वो क्या है, एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन, एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है ये, IOD के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन जो है उस नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ये इसको एक नाम मिला है, या हम ये कह सकते हैं ये इसको एक नाम दिया गया है। ये पहला ही मिशन नहीं है, ऐसे और भी मिशन जो है। इस मिशन को जो है प्रोबा थर्ड को किसने लॉन्च किया है, तो प्रोबा थर्ड मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है किसकी सहायता से, इसरो की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है इसको, इसरो की सहायता से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब ये जो है इसरो ने इसको लॉन्च करने के लिए किसकी सहायता ली, तो इसरो ने इसको लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का उपयोग किया है वो कौन सा व्हीकल है, वो है PSLV XL। क्या है वो, PSLV XL। PSLV XL का नाम जानते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और एक्सल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है ये, यानी कि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसका कौन सा वर्जन है, ये XL एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है। जो क्या करेगा, ये इस इसरो के ESO के ESA के जो ये प्रोबा थर्ड है इसको कहां पर, पृथ्वी की उच्च भू कक्षा के अंतर्गत इसको स्थापित कर देगा। कहां पर करेगा इसको, उच्च भू कक्षा के अंतर्गत, हाई अर्थ ऑर्बिटल जो है वहां पर इसको क्या करेगा, स्थापित करेगा। उच्च भू कक्षा में इसको क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। हम बात करें तो ये PSLV जो है, ये इस PSLV की कौन सी उड़ान है, अगर बात की जाती है PSLV के हिसाब से तो ये PSLV की 61वीं उड़ान है, 61। PSLV की कौन सी है, PSLV की है ये 61 उड़ान। मैं अलग से लिख देता हूं इसको, PSLV की कौन सी है ये, 61वीं उड़ान है ये, 61वीं उड़ान है ये PSLV की। लेकिन अगर हम बात करें कि PSLV XL की कौन सी है, तो PSLV XL जो है उसकी कौन सी उड़ान है, ये 26वीं उड़ान है। जबकि बात करें किसकी, PSLV XL की, कौन सी है, PSLV XL की ये 26वीं उड़ान है। यानी कि इससे पहले XL का उपयोग जो है वो इसरो के द्वारा कितनी बार किया जा सकता है, किया जा चुका है, 26वीं बार किया जा चुका है। जबकि PSLV के उपयोग की बात करें तो ये कितनी बार किया जा सकता है, किया जा चुका है 61वीं बार अब हमने किया है। इससे पहले कितनी बार कर चुके हैं हम, 60 बार कर सकते हैं। अब जो PSLV गया है इसकी उड़ान को हमने क्या नाम दिया है, तो इसकी जो उड़ान है उसको हमने नाम दिया है PSLV C-59। अभी जो PSLV गया है इसको हमने क्या नाम दिया है, इस समय जो PSLV की उड़ान जो थी, PSLV की जो उड़ान है इसको हमने क्या नाम दिया है, तो इस PSLV की उड़ान को हमने नाम दिया है PSLV C-59 जो है इसको नाम दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोबा थर्ड जो मिशन है, इस प्रोबा थर्ड मिशन को हमने किसकी सहायता से, PSLV XL C-59 जो है इसकी सहायता से हमने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। और कहां पर लॉन्च किया है, प्रोबा थर्ड को हमने लॉन्च किया है पृथ्वी की उच्च भू कक्षा, जिसको हम बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिटल जिसको कहा जाता है, वहां पर हमने इसको लॉन्च किया है। यह पहला ही मिशन नहीं था प्रोबा थर्ड जो था, इससे पहले प्रोबा 1 और प्रोबा 2 जो है उसको भी लॉन्च किया जा चुका है। तो प्रोबा फर्स्ट जो है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोबा फर्स्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था 2001 के अंतर्गत। और हमसे पूछे कि इसको लॉन्च किसने किया था, तो प्रोबा फर्स्ट जो है इसको 2000 में किसने लॉन्च किया था, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, जबकि हम बात करें प्रोबा सेकंड जो होता है, इस प्रोबा सेकंड जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2009 के अंतर्गत। और यह लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, ये 2009 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये, तो ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये हो गया प्रोबा मिशन के बारे में। अब ये प्रोबा मिशन जो है इसके टोटल वजन की हम बात करते हैं कि प्रोबा मिशन जो है इसका वजन कितना है। तो प्रोबा मिशन जो होता है इसका वजन है टोटल 550 किलोग्राम। प्रोबा थर्ड जो है इसका वजन कितना है, प्रोबा थर्ड जो है इसका वजन है 550 किलोग्राम। और इस 550 किलोग्राम के अंतर्गत
यहां पर हम कह सकते हैं कि दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है या दो अंतरिक्ष यान जो है वो इसके हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं 550 के अंतर्गत? 550 के अंतर्गत कितने हिस्से हैं इसके? बनाए गए हैं दो हिस्से। कितने हिस्से बनाए गए हैं इसके? दो हिस्से जो हैं उनसे इसको निर्माण किया गया है। इन दोनों हिस्सों में हम बात करें तो इसका पहला जो भाग होता है वो होता है कोरोनोग्राफ। कौन सा भाग है? कोरोनोग्राफ। पहला जो भाग है इसका वो है कोरोनोग्राफ, जो कि कितना है? जो कि 310 किलोग्राम का है। कोरोनोग्राफ जो है वो कितने किलोग्राम का है? ये है 310 किलोग्राम का। जबकि दूसरा जो है वो कौन सा है? ऑक्यूलेटर। कौन सा है? ऑक्यूल्टर है दूसरा जो है वो है ऑक्यूल्टर। और ये ऑक्यूल्टर जो है ये कितना है? ये है 240 किलोग्राम का। मैंने बात कही आपको कि प्रोबा थर्ड जो है ये क्या करेगा, तो प्रोबा थर्ड क्या करेगा? ये एक सूर्य के चारों तरफ एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण है, या हम ये कहें कि ये ऐसी परिस्थितियों को जनरेट कर देगा जिससे हमें लगेगा कि किसका निर्माण हो गया? आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण जो है वो हो गया, जिससे वैज्ञानिक उस भाग का क्या कर सके? अध्ययन कर सके। और इस काम को करने के लिए ये क्या करेगा? तो इस काम को करने के लिए ऑक्यूलेटर क्या करेगा? ये सूर्य की जो डिस्क है, यानी कि सूर्य का जो क्षेत्र है, बाहर का जो फैला हुआ भाग है, ये उस डिस्क को क्या कर देगा? अवरुद्ध कर देगा। और डिस्क को अवरुद्ध करने के पश्चात कोरोनाग्राफ जो है, इसकी सहायता से हम कोरोना के अध्ययन को क्या, कोरोना का जो बाहरी भाग है, सूर्य का जो बाहरी भाग है, उसका हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां हम बात करें तो ये तो क्या करेगा? ये तो सूर्य की डिस्क जो है उसको क्या करेगा? अवरुद्ध करेगा। ये सूर्य की डिस्क को क्या करेगा? ये सूर्य की डिस्क को करेगा अवरुद्ध। जिससे क्या लगेगा हमको? जिससे हमें लगेगा कि भाई क्या हो गया है? जिससे हमें लगेगा कि सूर्य ग्रहण हो गया। कौन सा सूर्य ग्रहण कहेंगे हम इसको? तो ये माना जाएगा कौन सा? कृत्रिम सूर्य ग्रहण जो है इसको माना जाएगा। और फिर उसका सहायता से, किसकी? कोरोनाग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से हम सूर्य का जो कोरोना होता है उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से सूर्य के कोरोना का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें थी जो मैंने आपको किसके बारे में बताया है? प्रोबा थर्ड जो मिशन है उसके बारे में हमने बताया। इस पूरे मिशन को हमने एक नाम दिया है, मांग पर सूर्य ग्रहण। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे एक ध्यान रखना कि इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है मांग पर सूर्य ग्रहण। क्या नाम दिया गया? इसको मांग पर सूर्य ग्रहण कहा जाता है, कि हम जब चाहें तब सूर्य ग्रहण जो है उसका निर्माण करके, आराम से कृत्रिम सूर्य ग्रहण का निर्माण करके कोरोना का बाहरी जो भाग है हम उसका आराम से क्या कर सकें? अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको किसके बारे में दी है? प्रोबा थर्ड मिशन के बारे में दी है। फिर ऐसी ही जानकारी के लिए हम वापस से जुड़ेंगे। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।